झूम झूम वाइब्रेट पर रखा फ़ोन घनघना रहा था। हेलो, हाथ में पकड़ी फाइल एक ओर रखते हुए नलिन ने फ़ोन कान से लगाया, मगर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आने पर उसने नंबर देखा तो किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन था। हेलो, कौन? उसने फिर से कोशिश की। पहचानो कौन? अब की बार दूसरी तरफ से आवाज़ आई। ओह, तुम मेरी डायना बोल रही हो? बरबस ही नीलिन के मुंह से निकल गया। तुम क्या खुद को प्रिंस चार्ल्स समझते हो? एक फीकी सी हंसी दोनों तरफ आई, फिर कुछ पल की खामोशी। भूले भूले नहीं हो तुम मुझे? नीलिन सकपका गया, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, मगर बात बदलते हुए बोला, कैसी हो तुम इतने सालों बाद आज अचानक? हाँ नीलिन, सब ठीक है। मैं इंडिया आई हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। कल मिल सकते हैं अगर तुम फ्री हो? ठीक है, कल शाम 7 बजे ऑफिस के बाद फ्रेंडशिप गार्डन ठीक रहेगा। ओके, सी यू टुमारो। दोनों तरफ से फ़ोन कट गया। नीलिन घर पहुंचा, मगर उसका ध्यान फ़ोन पर लगा था। उसकी पत्नी पूजा मायके गई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूजा को बताए या नहीं। वो बेवजह ही परेशान होगी और फिर उसे पूरी कहानी भी तो बतानी पड़ेगी। नहीं, वो कहानी जो अधूरी रह गई। खुद से सवाल जवाब करता नीलिन अतीत में चला गया। नीलिन, ओ नीलिन, ज़रा एक गिलास पानी लाना। ये माँ की आवाज़ आई थी। पानी लेकर मैं बैठ कर में पहुंचा, तब पहली बार देखा था उसे। बेटा, आस्था है, पास वाले टंडन जी की बेटी। डरी सहमी सी वो बाहर 13 बरस की लड़की माँ के पास बैठी थी और माँ उसे दिलासा दे रही थी। दरअसल हम उस कॉलोनी में नए आए थे और जैसे ही आस्था ने घर में प्रवेश किया, हमारा पालतू कुत्ता बन्नो उसके पीछे भाग लिया और वो भागकर मेरी माँ की गोद में बैठ गई। सर, मैंने उसे पानी दिया। वो एक सांस में पूरा गिलास पी गई। वो उस दिन चली गई, मगर न जाने क्यों उसकी मासूम आंखें मेरे किशोर मन पर छोड़ गई। इसके बाद अक्सर वो दिख जाती थी और मेरी छोटी बहन अंजू की हम उम्र थी, तो घर भी आती जाती रहती, पर हमारी बात नहीं होती थी। मैंने 10वीं में स्कूल टॉप किया, पापा ने शानदार पार्टी दी, आस्था भी आई थी अपने परिवार के साथ। न जाने उसके साधारण रंग रूप में भी क्या कशिश थी कि मेरा अल्लड़ मन उसकी ओर खिंचा चला जाता। मैं चोर नज़रों से उसे देखता तो उसे भी अपनी ओर देखता पाता, और वो अपनी पलकें झुका लेती। वक्त अपनी रफ्तार से चलता जा रहा था। मेरी 12वीं का परिणाम भी बढ़िया रहा और मैं पूना एमबीए करने चला गया। मैं पूना तो चला गया, लेकिन वहाँ जाकर मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके प्यार में पूरी तरह से गिरफ्तार हो गया था। मैं त्योहारों पर अपने घर आ जाता तो उसकी एक झलक को बेताब रहता, और न जाने कैसे उसे भी मेरे आने की खबर हो जाती। अंजू से मिलने के बहाने वो भी घर पहुंच जाती। मुझे अंजू के माध्यम से उसकी पसंद नापसंद भी पता चलने लगी थी। उसका प्यार मेरे लिए बेड़ी नहीं बल्कि ताकत बनता जा रहा था। मैं खुद को उसके काबिल बनाकर उसे अपने दिल की बात कहना चाहता था। जिस समय का मुझे इंतज़ार था वो आ गया। पूना की ही एक अच्छी कंपनी में मेरी जॉब लग गई। उसका भी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होने वाला था। हमारी आंखें मिचोली भी जारी थी, बस इजहार की देरी थी। फिर एक दिन मैं ऑफिस के काम कर रहा था, अचानक फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, दूसरी तरफ से खनकती हुई हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। हेलो, कौन? पहचानो कौन? हंसते हुए उसने कहा। ओह, तुम मेरी डायना बोल रही हो? मेरी भी शरारत से हंसते हुए कहा। ओह, तुम तो खुद को प्रिंस चार्ल्स समझते हो? दूसरी तरफ से मुंह बनाते हुए उसने कहा, और फ़ोन कट हो गया। पर मैं दीवाना हो गया था। मैं समझ गया था कि वो आस्था ही थी। कभी कभी उसका फ़ोन आने लगा था, पर अपना नाम नहीं बताती थी। वो कौन पूछने पर फिर वही पहचान कौन, आस्था। ये नाम ना वो कभी जुबान पर लाई और ना मैंने ही।
कभी इस नाम को रूबरू होने दिया। ज़िंदगी यूं ही हंसते खेलते गुजर रही थी। मुझे कंपनी की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। 15 दिन के लिए मुझे बाहर शहर से बाहर जाना था। उन दोनों मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। ऑफ़िस के ही फ़ोन पे की सुविधा थी। मुझे इस प्रोजेक्ट के बाद तरक्की मिलनी थी। उसके बाद आस्था और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएँगे। मैं अपनी प्रोजेक्ट पूरा करने चला गया। 15 दिन बाद पूना लौटा तो मैं बहुत खुश था। सारे स्टाफ़ ने मुझे बधाई दी। मैं अपने काम में सफल हुआ था। बॉस मुझसे बेहद खुश थे। उन्होंने मुझे 1 हफ़्ते की छुट्टी दी। मेरी तो जैसे मुँह माँगी मुराद पूरी हो गई। इस सब के बीच कोई परेशान था तो वह राकेश, मेरा ही दोस्त, मेरे साथ बैठता। जब मैं ऑफ़िस में सबसे साथ मेरे केबिन में ही बैठता था। जब मैं ऑफ़िस से मिल लिया, सभी औपचारिकताएँ पूरी कर ली, तब मैं उसके साथ अपने केबिन की तरफ गया। क्या बात है यार, तू मेरी तरक्की से खुश नहीं? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। ये बात नहीं है यार, मैं बहुत खुश हूँ, पर पहले मेरी बात सुन। तेरे जाने के कुछ दिन बाद एक लड़के का फ़ोन आया था। तेरा पूछा और रख दिया। लेकिन 3-4 दिन से रोज़ उसका फ़ोन आ रहा था। उसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। बॉस ने इलेक्ट्रीशियन थे, इसीलिए मैं उसे तेरे प्रोजेक्ट के बारे में भी नहीं बता सकता था। लेकिन कल उसका फ़ोन आया कि नलिन जी से कहिएगा कि इस इतवार तक नोएडा पहुंच जाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं अवाक खड़ा राकेश को देख रहा था। नोएडा मतलब मेरा शहर। ये तो तय था कि वो आस्था ही थी, पर ऐसा कुछ तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे लगा मैं चकरा कर वहीं गिर जाऊंगा। राकेश मेरी मनोदशा समझ रहा था। हालांकि हमारे बीच आस्था को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई थी। तू ज़्यादा सोच मत, कल संडे है, सुबह की फ़्लाइट बुक कर देता हूँ। कोई इंतज़ार कर रहा है तेरा, यहाँ मैं मैनेज कर लूँगा। राकेश ने मुझे हिम्मत दी। मैंने बढ़कर उसे गले लगा लिया। हम दोनों की आंखें नम थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे पूना से दिल्ली पहुँचा। सर्दी के दिन थे। दिल्ली एयरपोर्ट से नोएडा के लिए टैक्सी करके मैं सीधा घर पहुंचा। शाम घिर आई थी। आते ही मैंने आस्था के घर पे नज़र डाली तो वहाँ अजीब सी शांति छाई हुई थी। मेरा मन किसी अनजानी आशंका से कांप उठा। घर पर मेरी माँ पापा से बात की। उन्हें मेरे और आस्था के बारे में कुछ कुछ भनक थी, पर शायद वो भी मेरी तरह सही समय का इंतज़ार कर रहे थे, साथ ही मेरी पहल का भी। पापा मेरे साथ आस्था के घर चलने को तैयार हो गए। वो भी जानना चाहती थी कि क्या माजरा क्या है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे और आस्था के बारे में उसके पापा से बात करेंगे। फिर उन लोगों की इच्छा कि वे क्या निर्णय लेते हैं। मैं पापा के साथ उसके घर पहुंचा ही था कि उनकी गाड़ी घर के आगे रुकी। वो शायद कहीं से आ रहे थे। पापा को देखते ही आस्था के पापा उनसे मिलकर बोले, अरे मोटा सर, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अभी अभी बेटी का रिश्ता पक्का करके आ रहे हैं। लड़का अमेरिका में जॉब करता है और उसके परिवार वाले चाहते हैं कि वो शादी करके ही वापस जाए। अगले हफ्ते ही शादी है। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि मेरी समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। आपको मेरे साथ खड़े रहना होगा। गाड़ी में बैठी आस्था भी अब तक बाहर आ चुकी थी। गुलाबी सूट में वो और भी खूबसूरत लग रही थी। उसने एक नज़र मुझ पर डाली, फिर अपने पापा से कहा, पापा देर हो गई है, पापा मैं जाती हूँ। उफ, उसके ये शब्द मुझे तीर की तरह चुभ गए। पर सचमुच मैंने बहुत देर कर दी थी। अब मेरे लिए वहाँ कहने सुनने का कुछ नहीं था। मैं वहाँ से लौट आया। अभी मेरी छुट्टी ख़त्म नहीं हुई थी, मगर अपने प्यार को दूर जाते देखूं इतना साहस नहीं था मुझ में। 2 दिन वहाँ रुक कर मैं पूना लौट आया, जिससे काम में डूब कर मैं उसे भुला सकूं। कभी कभी मुझे उस पर गुस्सा भी आता कि वो कुछ दिन इंतज़ार नहीं कर सकती थी। फिर मुझे अपनी ही सोच पर हंसी आती। इंतज़ार, हाँ, किसका इंतज़ार करती वो? उसका जिसने कभी लौट कर आने का वादा भी नहीं किया। वो तो ये भी नहीं जानती थी कि मैं उसे प्यार भी करता हूँ या नहीं। मैं लड़का होकर इतने सालों से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया, वो तो फिर भी लड़की है।
मेरी स्थिति माँ पापा से छुपी नहीं थी, मुझ पर वो शादी का दबाव बना रहे थे। इसी बीच मैंने अपना ट्रांसफ़र मुंबई करा लिया। मैंने वक्त के साथ समझौता कर लिया, माँ पापा के कहने पर विवाह भी कर लिया और आस्था की याद को दिल के किसी कोने में बंद कर दिया। पत्नी पूजा बहुत अच्छी मिली, दो प्यारे प्यारे बच्चे, कुल मिलाकर सुखी गृहस्थ जीवन। जीवन शांत नदी सा अपनी गति पे बहता जा रहा था कि आज अचानक इसमें फिर से तूफान आने को हुआ। नीलिन विचारों में से बाहर आया। उसे पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई और ऑफिस जाने में अभी टाइम था तो वो थोड़ा आराम करने लगा। शाम को ऑफिस से निकलकर वो सीधा पार्क की ओर चल गया। आस्था अभी नहीं आई थी, वो वहीं इंतज़ार करने लगा। तभी वो सामने से आती दिखाई दी। उसने एक बार फिर देखा, हाँ आस्था ही है। एकदम दुबली पतली सी निस्तेज चेहरा, वो बोलती आंखें आज बिल्कुल खामोश थी। हालांकि पहनावे से उसकी संपन्नता का एहसास हो रहा था। गले में डायमंड की चेन, कानों में मैचिंग डायमंड की झुमकी, पर ये सब उस पर ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बेजुबान गुड़िया को सजा दिया गया हो। वो अब मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। हाय नीलिन। हेलो आस्था, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ ठीक, चलो यहाँ बैठते हैं। मैं माहौल को थोड़ा सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर वो खामोश रही, शायद शब्द ढूंढ रही थी बात के शुरू करने के लिए। फिर उसने कहना शुरू किया, नीलिन मुझे नहीं पता मैं कब और कैसे तुमसे प्यार करने लगी। शायद जब मैं प्यार का मतलब भी नहीं जानती थी तब से। पहले सिर्फ तुम्हें देखना अच्छा लगता था, फिर तुम्हारे घर जाना, तुम्हारे आंगन से फूल चुराना, तुम्हारे पुणे जाने पर तुम्हारा इंतज़ार करना। बरसों का सफ़र उसने उस एक पल में तय कर लिया था। जैसे जब मेरी शादी की बात चल रही थी तब मैंने तुम्हें न जाने कितने कॉल किए, फिर तुम नहीं आए तो मुझे लगा कि मेरा प्यार एक तरफा था और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे पति मनीष बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी तुम्हारी तरह प्यार कर ही नहीं पाई। मेरे मन में हमेशा एक अपराध बोध रहता है, जैसे मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मैं बीमार हो गई हूँ, जी नहीं पा रही हूँ। अब तुम मुझे जब तक माफ़ नहीं करोगे मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं हैरान था उसकी मोहब्बत पर, क्या हाल बना लिया था इतने सालों में उसने अपना। मैंने कुछ पलों में ही फैसला कर लिया कि मुझे उससे क्या कहना है। बोलो नीलिन, प्यार करते थे ना मुझसे? माफ़ कर पाओगी मुझे? मुझे तुम्हारा इंतज़ार करना चाहिए था। वह रोने लगी। आस्था, ये तुम क्या कह रही हो? किस ज़माने की बात कर रही हो? मैंने कभी तुमसे ऐसा प्यार नहीं किया। जिस प्यार में तुम खुद को जला रही हो उसे प्यार नहीं, इन्फ्लैक्चुएशन कहते हैं। कच्ची उम्र का आकर्षण। मैंने सफ़ेद झूठ बोला। मेरे शब्द लड़खड़ाए। उसने पहले मैंने खुद को संयत किया। आस्था, तुम खुद को उस गलती की सज़ा दे रही हो जो तुमने की ही नहीं। जीवन में आगे बढ़ो, अपने परिवार को देखो, अपने फ़र्ज को पूरा करो और सबसे बड़ी बात, हमेशा खुश रहो। तुम सच कह रहे हो, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे मन में कितना बड़ा बोझ हटा दिया। इतनी देर में पहली बार मैंने उसके चेहरे पे मुस्कान देखी थी। अच्छा, हम दोस्त तो रहेंगे ना? उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अगर तुम्हारे मनीष जी को कोई ऐतराज़ ना हो तो, मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा। हम दोनों अपने अपने घर लौट रहे थे, फिर से मिलने का वादा करके। लेकिन मैं जानता था कि हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आज तो मैंने झूठ बोलकर उसे समझा दिया। मगर किसी रोज़ मैं कमज़ोर पड़ गया तो वो फिर से जीते जी मर जाएगी और मैं उसे ऐसे मरते नहीं देख सकता था। उसकी आंखों में जो दर्द मैंने देखा था वो उस प्यार के कहीं ज़्यादा था जो उसने मुझसे या मैंने उससे किया था। उस दर्द को मिटाना ज़रूरी था ताकि वो प्यार ज़िंदा रह सके और मेरी आस्था ज़िंदा रह सके। यह कहानी आशा चंद्रा जी द्वारा लिखित थी, जो मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको
पूरी पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए लाती रहूँगी।